इस सेशन में हम बात करेंगे ये जो G4, G6, G7, G8, G10, G11, G20, D10 आदि जो है उन सभी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अ, इनमें जो ये G है ये स्टैंड करता है ग्रुप को स्टैंड करता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब। ये जो G4 है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसके जो सदस्य देश है जो जैसे ये मैप पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला तो है हो गया इंडिया, हो गया इंडिया के बाद जापान, इंडिया जापान, और ये जर्मनी है बीच में, और ये साइड में है ब्राज़ील। इन देशों ने मिलकर 2005 में ग्रुप बनाया था। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर सुधार लाना, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए इन चारों ने मिलके G4 का फॉर्मेशन किया। अब इसके बाद ये G4 बनाया तो इसमें क्या सुधार लाना है, तो मेनली ये सुधार करना है कि जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो है 5। ठीक है, उन्हीं 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, यानी कि किसी भी प्रस्ताव के ऊपर यूनाइटेड नेशन में कोई प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर इनको वीटो पावर है, यानी कि उस प्रस्ताव को रोकने का इनके पास अधिकार है, मना करने का अधिकार है। तो ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यूएसए है, ब्रिटेन है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इन पांचों के पास ये पावर है। अब जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, तब से लेके अब तक ये पांचों ही स्थायी सदस्य बन के बैठे हैं, जबकि इकोनॉमी के अंदर भी डेवलपमेंट हुए हैं और कई देश ऐसे उभर कर आए हैं जो सशक्त हुए हैं और वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच रखते हैं। तो ऐसे में ये मांग उठती है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार की सख्त आवश्यकता है। इसी को लेकर इन चारों ने ये डिमांड करी कि हम चारों को भी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता चाहिए। इसी मांग को लेकर 2005 में इन्होंने स्थापना करी और आज भी इनकी यही मांग बनी हुई है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, जर्मनी है और ब्राज़ील है। अब हम बात कर लेते हैं G6 के बारे में। G6 की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 के अंदर। 1975 में जो विश्व की जो अति मतलब विकासशील या कहें अति विकसित जो देश हैं, उन अति विकसित देशों का समूह था G6, जिनकी इकोनॉमी भी बहुत काफ़ी समृद्ध है और साथ ही साथ इंडस्ट्री बहुत डेवलप है। उनकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। उन कंट्रियों का एक समूह है G6। इस G6 के अंदर शामिल 6 देश हैं। अब वो 6 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला देश अगर देखें तो वो है यूएसए। यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। और जहाँ यूएसए होता है वहाँ जापान तो होता ही है, तो जापान। ये 6 ही देशों का ये एक समूह है। अब इसी के अंदर एक इसी के अंदर एक देश है कनाडा। यूएसए के पास में कनाडा है, तो वो जो कनाडा है वो इसमें शामिल हो जाता है। उसके शामिल होते ही ये G6 G7 बन जाता है। और जब इसी G7 के अंदर रूस को शामिल कर लिया जाता है तो ये G8 बन जाता है। अब क्या होता है कि रूस इसको इससे बाहर निकाल देते हैं। सभी G7 के G8 के जो सदस्य होते हैं वो मिलके रूस को बाहर निकाल देते हैं उस, और फिर ये बन जाता है G7। अब रूस को बाहर क्यों निकाला? उसको बाहर निकालने का ये रीज़न था कि 2014 के अंदर एक युद्ध होता है और उस युद्ध में यूक्रेन का एक राज्य है क्रीमिया। उस क्रीमिया को क्या करता है कि रूस उस पर कब्जा कर लेता है। और रूस का कहना है कि क्रीमिया पहले रूस का ही पार्ट था और हमने इसको दिया था तो हमने वापस इसको ले लिया। लेकिन ये
कंट्रोवर्सी का विषय रहता है। और सभी जो G8 के सदस्य हैं वो कहते हैं कि रूस को इससे बाहर कर देना चाहिए, और फिर उनका जो फैसला आता है उसमें रूस को बाहर कर दिया जाता है, तो ये वापस बन जाता है G7। अब G8 की क्या कहानी है? अब ये जो G7 है ये वर्तमान रूप है इसका, क्योंकि अभी 2022 से अभी एक साल होने आया है पूरा। यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन और रूस के बीच में भी वॉर चल रहा है। तो अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो G7 है। अब G11 की बात करते हैं, G7 से G11 का क्या चक्कर है। तो वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक कहा था कि इसका विस्तार होना चाहिए, G7 का विस्तार होना चाहिए। अब G7 का विस्तार होना चाहिए तो कौन कौन से देशों को मिलाना चाहिए इसके अंदर? तो उन्होंने कहा कि एक तो भारत को मिला लो, भारत को, और एक जापान के पास एक देश है दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। साथ ही रूस और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जितने भी यूरोपीय देश है उनको किसी से समस्या नहीं है, न भारत से समस्या है, न दक्षिण कोरिया से समस्या है, न ऑस्ट्रेलिया से समस्या है। उनको समस्या है तो सिर्फ रूस से, सभी को ऐतराज है तो रूस से। पूरा का पूरा जो यूरोप है उसके जितने भी देश है, लगभग सभी देश रूस को इसमें शामिल करने पर आपत्ति जताते हैं। तो आपत्ति क्या क्या आपत्तियां बताई जाती है रूस के खिलाफ? तो आपत्ति ये रहती है कि जो कनाडा है, कनाडा कहता है कि रूस हमारे यहाँ पे जासूसी करवाता है। उसके बाद जो यूरोप के अन्य देश है वो इस पर रूस के ऊपर साइबर अटैक करने की बात कहते हैं कि रूस साइबर अटैक करवाता है। अगर हम रूस को शामिल कर लेते हैं तो हम उसको एक लीगली ये परमिशन दे देंगे लीगली कि आप हाँ जो भी कर रहे हो ठीक है, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, और रूस को एक लीगली तरीका मिल जाएगा इन हरकतों को और ज़्यादा करने का। ऐसा यूरोपीय देश आपत्ति जताते हैं। और एक आपत्ति ये भी है कि अभी यूक्रेन रूस वॉर चल रहा है, उसकी वजह से भी सारे देश खफा है रूस से। यूएसए के अंदर भी काफ़ी चर्चा में रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के अंदर रूस की खुफिया एजेंसियों का और उनका हाथ है, ऐसा चर्चा में रहा था काफ़ी। और ट्रंप का ही कहना है कि रूस को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब हो सकता है कि ऐसा हो। खैर जो भी है, तो इससे बन जाता, अगर भविष्य में बनता इससे या फिर बनने के जो चांस हैं वो है G11। लेकिन अभी G11 तो इसमें शामिल होगा नहीं, और G11 बनेगा नहीं, रूस शामिल होगा नहीं, तो फिर क्या बनेगा? रूस रूस के नहीं होने से, रूस के शामिल नहीं होने से ये बनेगा G10। G10 बनेगा। इस G10 में कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो G6 के 6 देश, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। इसके बाद भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 और शामिल हो जाते हैं, G10 बन जाएगा। अभी हमने देखा G10 देशों के बारे में। G10 देश कौन कौन से? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इसमें अगर कौन कौन से देश 3 और शामिल हो जाते हैं तो ये G10 बन जाएगा। तो सबसे पहला है भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अब ये G10 के जो सदस्य हैं ये अगर बैठक करेंगे तो किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे? जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है कि अपना जो देश है, अपने या सारे देश हैं जो विकास कैसे करेंगे या इनका विकास कैसे हो, इस पे चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, सब कुछ। लेकिन इसी का ही एक रूप है D10। मतलब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे 2021 में, उनके दिमाग की उपज है कि D10 इन्हीं 10 देशों का जो समूह है उसी का एक रूप होना चाहिए D10। वो D10 में D का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? तो डेमोक्रेटिक 10, डेमोक्रेटिक 10। इसकी अगर बैठकें होंगी और तो उन बैठकों में चर्चा किसकी की जाएगी? चीन को कैसे काउंटर करें, चीन को काउंटर कैसे करें, इसके ऊपर मेनली चर्चा की जाएगी।
ये जो D10 है ये G10 का ही एक क्या है, राजनीतिक समूह है। जी टेन का ही राजनीतिक समूह है। अब इसमें जो चीन को काउंटर करना है, वो काउंटर करने के लिए इसमें मेनली किसके ऊपर फोकस्ड है अभी ये संगठन, तो वो है 5G को काउंटर करना, चीन के 5G को काउंटर करना। अब काउंटर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर अभी फ़िलहाल 3 ही कंपनियां ऐसी है जो कि 5G नेटवर्क बना रही है। उसमें सबसे सस्ता जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो है चीन की कंपनी, ठीक है। और अन्य जो कंपनियां हैं वो अन्य देशों की जो कंपनियां हैं वो क्या है, महंगी है। उनके जो उत्पाद हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, अब वो कंपनियां कौन कौन सी, एक तो है एरिक्सन और एक है नोकिया। ये तो अन्य जो देशों की कंपनियां हैं उनमें ये दोनों कंपनियां हैं जो 5G नेटवर्क का निर्माण कर रही है। कौन कौन सी, एरिक्सन और नोकिया। और चीन की कंपनी कौन सी है, तो चीन की कंपनी है हुई। ये जो हुई कंपनी ये अपना प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता सेल कर रही है। यही प्रॉब्लम बनी हुई है पूरे विश्व के सामने कि चीन को काउंटर कैसे किया जाए। तो इसमें अब एक बात आती है कि ये जो एरिक्सन और नोकिया जो कंपनी है, ये अगर अपना जो प्लांट अगर भारत में लगा देती है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। क्योंकि इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि भारत के अंदर जो लेबर है, भारत के अंदर जो श्रम है वो काफ़ी सस्ता है, श्रम काफ़ी सस्ता है, जिससे कि इनकी प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो ये उसे कम दामों में भी सेल कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या बनी हुई है यहाँ पे भी। भारत की सबसे बड़ी समस्या अभी इस चीज़ के लिए ये है कि भारत का जो श्रम कानून है वो काफ़ी कठोर है। भारत का श्रम कानून काफ़ी कठोर है। भारत सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि श्रम कानूनों में थोड़ा ढीलापन लाए, थोड़ा लचीलापन लेके आए, ताकि उससे अन्य जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना यहाँ पे प्लांट स्थापित कर सके। एक बार अगर मुंह जल गया है, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार कर लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब फिर से भारत को कोई कंपनी आएगी और यहाँ प्लांट लगाएगी या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, मुनाफा कमाएगी तो वापस से भारत को गुलाम बना लेगी। इसी थिंक को त्यागना चाहिए, इसी थिंक को, और आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि अब इससे भारत को भी फ़ायदा है कि भारत को रेवेन्यू मिलेगा, यहाँ पे रोजगार सृजन होगा। और साथ ही साथ जो अन्य कंपनियां हैं, अन्य जो देश है, वो चाइना से प्रोडक्ट खरीदने से ज़्यादा भारत की तरफ अट्रैक्ट रहेगी, भारतीय प्रोडक्ट खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगी। G20 की बात कर लेते हैं अब। तो G20 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में। 1999 के अंदर इसकी स्थापना की गई। स्थापना अभी जो इसमें जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है वो है 20, जिसमें 19 तो देश है और एक EU है, यानी यूरोपियन यूनियन। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इसके मुख्य मुद्दे क्या रहते हैं। G20 की बैठकों के अंदर या समिट के अंदर जो मुख्य मुद्दे रहते हैं वो क्या, कौन कौन से। इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो खास मुद्दा है वो ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में। दूसरा जो है वो है वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है जलवायु परिवर्तन का शमन करना, जलवायु परिवर्तन का शमन। और एक और इसका इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। इन मुद्दों के साथ इसकी बैठकों का आयोजन किया जाता है और प्रतिवर्ष एक देश के पास इसकी अध्यक्षता रहती है और ये क्रम आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो अध्यक्षता 2023 के अंदर भारत के पास है और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या बताया गया है इसमें, वन अर्थ
वन फैमिली और वन फ्यूचर, इसका अर्थ बताया गया है इसमें। या फिर इस कह दें कि इसको इंग्लिश में ये इसकी थीम है और हिंदी में वो थीम है। इसके अंदर एक कमल का फूल बना हुआ है जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। और ये जो G20 के अंदर जो कलर का जो फ्रेम लिया गया है वो भारत के फ्लैग से लिया गया है, भारत के झंडे से इसका एक कलर का फ्रेम लिया गया है। इसके बाद जो अभी बात कर रहे थे कि अध्यक्षता 2023 में मोदी जी के पास है, और तो इसके अंदर अभी जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और जो 2024 के अंदर जो अध्यक्षता होगी वो ब्राज़ील के पास होगी। अब 2025 में किसके पास होगी, तो 2025 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के पास, साउथ अफ्रीका के पास इसकी अध्यक्षता होगी। अब बात कर लेते हैं इन बैठकों के दौर में जो बैठकें राजस्थान में हुई है उनके बारे में। 2 बैठकें राजस्थान में हुई है, दोनों में से पहली बैठक है उदयपुर की, उदयपुर में पहली बैठक हुई है, और दूसरी जोधपुर के अंदर। अब G20 के साथ ही अब एक और है B20। अब B20 की बात करेंगे अगली स्लाइड में। ये जो B20 है इसकी बात कर लेते हैं। B20 का सबसे पहले जान लेते हैं इसका पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप है बिजनेस 20। बिजनेस 20 ये जो है बिजनेस 20, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। उससे पहले देख लेते हैं कि 2023 के अंदर जो भारत की अध्यक्षता कर रहा है भारत, उसमें इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है राइज, RAISE, राइज इसकी थीम है। इस राइज का जो पूरा नाम है वो है रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ये इसकी थीम है, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। ये इसकी थीम है 2023 के लिए। अब इसकी जो सबसे पहले स्थापना की गई थी बिजनेस 20 की, वो की गई थी 2010 के अंदर। वो की गई थी 2010 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना की गई थी तो कैसे की गई और क्या इसका मतलब मेन सेंस क्या है। तो जैसे कि यह है वैश्विक जो व्यवसाय है, वैश्विक व्यवसाय समुदाय, उसके लिए G20 का एक आधिकारिक संवाद फोरम है। ये वैश्विक समुदाय, वैश्विक व्यवसाय समुदाय के लिए, वैश्विक व्यवसाय समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक संवाद फोरम है, आधिकारिक संवाद फोरम है। अभी जो इसकी बैठकें चल रही है B20 की, वो कौन कौन सी बैठकें चल रही है। तो सबसे पहले इसकी जो बैठक हुई है भारत के अंदर वो हुई है इम्फाल के अंदर। इम्फाल का है मणिपुर के अंदर, इम्फाल का है मणिपुर के अंदर। और दूसरी और जो तीसरी जो इसकी बैठक हुई है B20 की, बिजनेस 20 की जो बैठक हुई है दूसरी और तीसरी, वो हुई है गंगटोक सिक्किम के अंदर। कहाँ हुई है, गंगटोक सिक्किम के अंदर। अब इसके बाद जो इसकी जो चौथी बैठक हुई है अभी हाल ही में, वो कहाँ हुई, तो वो हुई है कोहिमा, कोहिमा नागालैंड के अंदर। ये थे आपके सारे ही वैश्विक सम्मेलन